अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल से करतगन आगे बढ़ रहा होता है, जबकि अंदर उमर मल्ला असफहानी से पूछते हैं अमीर शिरको की तरफ से कोई खबर, तो करतगन वहां दाखिल होते हुए कहता है करतगन आ गया है, लेकिन मुझे खुशामदीद कहने के लिए कोई मेज या जश्न दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ा महल बिल्कुल खाली है, ये क्या है? मुझे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ है वो? कोई जरूर दिखाई नहीं दे रही। क्या जंगी रियासत गिर गई है और मुझे इसकी खबर नहीं? उमर मल्ला गुस्से से कहते हैं करतगन तुम अपने मुंह से क्या और खोल बक रहे हो, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो करतगन कहता है फिर ये क्या है? मैं अपनी बहन को छोड़कर मोसल से वापस क्या आया, देखा सब गायब। सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? शेरको कहाँ है? तो असफहानी कहते हैं हमारे सुल्तान कुछ चले गए। करतगन मुंह बनाते हुए कहता है लो देख लो देख लो, सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आह मेरा साला सुल्तान। वो करतगन से पूछे बगैर निकल गया। उमर मल्ला कहते हैं वो तुमसे क्यों पूछेंगे? तो करतगन कहता है सलाहुद्दीन। असफहानी एकदम से पूछते हैं सलाहुद्दीन को क्या हुआ? जवाबन करतगन कहता है दरवेश चचा आप मुझे कितनी जल्दी भूल गए, हर जगह मेरी आंखें और कान हैं। मैं जानता हूँ कि अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है, वो मिस्र के रास्ते पर है। ये सुनते साथ ही वो दोनों चौंक जाते हैं। करतगन मजीद कहता है लेकिन वो घोड़े पर नहीं बल्कि काले पिंजरे में है, यानी कि अमीर सलाहुद्दीन को कैद कर लिया गया है। मेरे साथी कायरा के रास्ते पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने गुलामों के काफिले को देखा और हमला कर दिया। उन्होंने पिंजरे में सलाहुद्दीन को देखकर पहचान लिया, तब उन्होंने उसकी मदद करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ताजिर एक मजबूत आदमी निकला। असफहानी कहते हैं हो सकता है कि वो सलाहुद्दीन ना हो, शायद कि उन्होंने किसी और को सलाहुद्दीन समझ लिया हो। जवाबन करतगन कहता है अगर वो सलाहुद्दीन ना होता तो कभी भी मेरे आदमी अपनी जाने कुर्बान ना करते। सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश में वो सब के सब मारे गए, उनमें से एक अपनी जान बचा पाया, वो भी जख्मी है। खबर वही लेकर आया है। यह सुनकर असफहानी कहते हैं हमें मिस्र एक कासिद भेजकर अमीर शिरको को सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। तो उमर मल्ला कहते हैं लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि फातिमा खातून और नजमुद्दीन अय्यूब को मुतला किया जाए। करतगन कहता है नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे की तलाश में सुल्तान की बात पर कान धरे बगैर यमन की तरफ चला गया। क्या उसने अपने भाई शिरको को मिस्र भेजा था? नहीं ना। उमर मल्ला कहते हैं शिरको इस मकसद से नहीं गया, वो किसी और मकसद के लिए गया है। करतगन जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ। करतगन एकदम से कहता है मैं क्यों? उमर मल्ला कहते हैं हरकत में आने से पहले उनका ये जानना जरूरी है कि सलाहुद्दीन मिस्र में है। जवाबन करतगन कहता है अरे दरवेश चचा ऐसा ना करें, मैं अभी सफर से आया हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ भूखा। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं आपकी छड़ी को उबाल कर खा सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें, कोई कासिद भेज दें। ये कहते साथ ही करतगन जाने लगता है तो उमर मल्ला कहते हैं ये काम कासिद नहीं कर सकेगा करतगन, उन्हें वहाँ तुम्हारी जरूरत है। करतगन खुश होते हुए कहता है अच्छा तो उन्हें मेरी जरूरत है, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर मुझे बस एक भेड़ का सर खाकर अपनी ताकत बहाल करने दें। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि ताजिर सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन को लेकर कायरा जा पहुंचता है। करीबी में बैठा हुआ एक शख्स कुछ इकट्ठा कर रहा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं यहाँ पे एक मदरसा था, साबिक वजीर शहवार ने उसे बनाया था, नए वजीर दरगाम ने उसे जला दिया था क्योंकि उसके ख्याल में ये जासूसों से भरा हुआ था। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद कुरान पाक का एक टुकड़ा उठा लेते हैं और उसे चूमने के बाद पास रख लेते हैं। बालन ताजिर के हाथ में मौजूद तलवार को देख रहा होता है तो ताजिर कहता है तलवार को घूरना बंद करो। एलिसा के सर के आगे 2 आंखें और पीछे 5 आंखें हैं, तुम्हारी तलवार मेरे पास अमानत है। अगर तुम उन लड़ाइयों से बच गए जिनसे मैं तुम्हें गुजारूंगा तो तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अभी थोड़ा आराम करो और तैयार हो जाओ, तुम कल लड़ोगे। ये कहते साथ ही एलिसा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन से कहते हैं जल्दबाजी ना करो, ये निजात पाने का तरीका नहीं है। तो बालन कहता है वो कागज का टुकड़ा जो अभी तुम अपनी जेब में डाल रहे थे, क्या वो निजात का जरिया बनेगा? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मेरे लिए बनेगा। दूसरी तरफ शमसा दरगाम के पास आती है और उससे पूछती है आपने मुझे फिर से बुलाया? तो दरगाम कहता है तुमने सही कसम खाई थी, खलीफा की कीमती बीवी भी तुम्हें गाने पर आमादा ना कर सकी। जवाबन शमसा कहती है मैं ये उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक कि आजाद होने के बावजूद मेरे साथ कैदियों जैसा सलूक होता रहेगा। दरगाम उसे कहता है तुमने साबिक वजीर शहवार से जो मुआहदा किया है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब वो चला गया, कितना अफसोसनाक है। मैं तुम्हें महल में अपना फरीजा जारी रखने का मौका देता हूँ, बदले में मैं जब चाहूंगा तुम मुझे गाना सुनाओगी। मगर शमसा कहती है कभी नहीं, अगर मैं अभी तक यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपने उन मासूम लड़कियों को कत्ल करने की धमकी दी जिनकी मैंने परवरिश की। यह सुनते साथ ही दरगाम उठता है और एक मशरूब लाकर उसे देते हुए कहता है ये पी लो, ये तुम्हारी कड़वी जबान को मीठा कर देगा। मगर शमसा नहीं पीती तो दरगाम गुस्से में मशरूब फेंकते हुए कहता है तुम दरगाम का शरबत नहीं पीती, तुम महफिल में गाना नहीं गाती, तुम अब भी जिद कर रही हो, तुम कौन हो? तुम्हारे ख्याल में आखिरकार तुम कौन हो? जवाबन शमसा कहती है कितनी शर्म की बात है, क्या मिस्र का एक वजीर एक बेदिफा औरत पर जुल्म करके अपनी ताकत दिखाएगा? लेकिन आप जो भी करें मेरी आवाज आजाद है, ना इस पे कोई काबू पा सका है और ना पा सकेगा। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अपनी फौज के साथ कुछ की जानिब रवाना दवा होते हैं। सुल्तान को परेशान देखकर मियोदोद पूछता है आगा क्या हुआ, कैसी आसूदगी आपके चेहरे पर छाई हुई है, कौन सी चीज आपके सुकून को खराब कर रही है? तो सुल्तान कहते हैं हम वहाँ नई बादशाह की ताजपोशी के लिए जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं। कई दिनों से लापता अपने सलाहुद्दीन का सुराग मिलने की उम्मीद के साथ, क्या इतना काफी नहीं? कुछ में माइल्स इमारलेक से कहता है आपकी दावत से मुझे इज्जत मिली है,
अपने साबिक साथी की ताजपोशी के मौके पर मौजूद होना मेरे लिए इज्जत का बाइस है। तो इमारले कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथी नहीं हो, तुम एक काबिल एतमाद दोस्त हो जिसने बादशाही के रास्ते में आने वाली बहुत सी रुकावटों को दूर करने में मेरा साथ दिया। इमारले की बात पर माइल्स कहता है, मैंने सिर्फ अपने फर्ज पूरे किए हैं बादशाह, फर्ज मेरे लिए मुकद्दस है। तो इमारले कहता है, मैं जानता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ताजपोशी की तकलीफ का इंतजार किए बगैर रवाना हो जाओ, मिस्र जाओ। जो ताज मैं पहनूंगा उसका वजूद तुम पर मुनसिर है माइल्स, जल्द से जल्द पहुंचो, इससे पहले कि वजीर दरगाह इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए। फिर विलियम उससे कहता है, इस फर्ज का सबसे मुश्किल हिस्सा जंगियों के साथ बनाए हुए अमन में खलल डाले बगैर तुम्हें इसे पूरा करना होगा। इमारले कहता है, आखिरी चीज मैं सुल्तान नूरुद्दीन को नाराज नहीं करना चाहता, खुदावंद तुम्हारी मदद करे। यह सुनकर माइल्स चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा में मैदान तैयार होता है। बड़ी तादाद में तमाशाई लड़ाई देखने के लिए पुरजोश होते हैं। शम्सा भी बाकी खवातीन के साथ वहाँ बैठी होती है। मैदान में सिपाही आग के करतब दिखाते हुए लोगों का जोश और खरोश भड़का रहे होते हैं। साथ में सिपाही अपनी लचक और फुर्तियां भी दिखा रहे होते हैं। एक कमरे में सलाउद्दीन भी बाकी गुलामों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ताजिर एलिसा के आने पर उससे पूछते हैं, हमारी लड़ाई किससे है? इसलिए में बाहर से वैश्य सिपाही गुजरते हैं तो उन्हें देखते हुए एलिसा कहता है, इन नाजुक सिपाहियों के साथ जो गुजर रहे हैं ये सिर्फ एक तमाशा है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में विलियम इमारले के पास आकर कहता है, चर्च में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और लॉर्ड गाय अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंच चुका है। वो आपके सामने पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत लेकर विलियम चला जाता है और बाल्डोन अपने बाप से कहता है, बाबा, लॉर्ड गाय के बारे में जो कहानियां हैं क्या वो वाकई सच है? इमारले पूछता है, वो क्या है? तो बाल्डोन कहता है, क्या वो वाकई एक के वक्त में 100 लोगों से लड़ सकता है, अकेले और सिर्फ एक तलवार के साथ? इमारले कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और सीख सकते हैं, इसलिए हमें लॉर्ड गाय वहाँ आता है। इमारले को खुशामदीद कहता है। फिर लॉर्ड गाय कहता है, मुझे आपको पोप का सलाम पहुंचाने का शर्फ हासिल हुआ और मैं पोप के एक वफादार खादिम के तौर पर कुछ के बादशाह की खिदमत करने का एजाज हासिल करूंगा। अगले लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, जनाब नूरुद्दीन जंगी कुछ के करीब आ रहे हैं। तो इमारले खुश होते हुए कहता है, ओ, तो उसने तकरीब में शिरकत करने का फैसला किया है, फौरन शहर के दरवाजे पर जाकर उनका इस्तकबाल करो। मगर सिपाही कहता है, सुल्तान अपने काफिले के साथ नहीं बल्कि अपनी फौज के साथ आ रहा है। यह सुनकर इमारले को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है, अपनी फौज के साथ? कायरा में सब लोगों की मौजूदगी में काजी फाजिल दरगाम के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि आप मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं, आप मुझे दावत देते मैं आ जाता। सबको भेजने के बाद दरगाम कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि आप कहाँ हैं तो मैं आपको मदऊ करता, हमें मालूम नहीं था इसलिए हमने आपको तलाश किया। आप कहाँ थे? तो काजी फाजिल कहते हैं, जंगी महल में। दरगाम गुस्से से कहता है, क्या आप हमसे अलग फैसले कर रहे हैं और हमें बताए बगैर काम कर रहे हैं? काजी फाजिल कहते हैं, मैं हरगिज़ ना करता वजीर हजरत, मैं जंगियों को मिस्र में मुदाखलत करने से रोकने के लिए निकला था और अल्लाह की रहमत से मैं कामयाब भी हो गया। इसके अलावा उनके बहुत से मसाइल हैं। अमीर सलाउद्दीन लापता है, जंगी मातम कर रहे हैं, उनके पास ना ताकत है और ना हिकमत अमली, वो मिस्र की तरफ नहीं आएंगे। दरगाम कहता है, हमें कैसे मालूम कि तुम सच कह रहे हो? काजी फाजिल जवाब में कहते हैं, आपके निगहबान मेरे अल्फाज की तस्दीक करेंगे। दरगाम खुश होते हुए कहता है, ये अच्छी खबर है, ठीक है वो कोई हरकत नहीं कर सकती, मगर आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप तामीराती कौंसिल में अपना काम करते रहेंगे? काजी फाजिल कहते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप मुझे फरीजा वापस सौंपेंगे? क्या आपको मुझ पर एतमाद है? दरगाम हाँ में सर हिलाता है तो काजी फाजिल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अपने सिपाही से कहता है, नजर रखो इस पे, किसी को इसके साथ रखो ताकि वो इससे काम सीख ले, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सहन में सिपाही मुसलसल करतब दिखा रहे होते हैं कि इसलिए में दरगाम वहाँ पहुँचता है और आगे बढ़कर बैठ जाता है। इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।